हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन टारगेट क्लासेज में। आज के इस क्लास में हम रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2025 के लिए 14वां प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं और इस 14वें प्रैक्टिस सेट के अंदर हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर करेंगे। और मेरे भाई ये सभी क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, इसलिए इस 14वें प्रैक्टिस सेट को आपको कंप्लीट देखना है और इस प्रैक्टिस सेट के एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन है सही होते हैं। और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस 14वें प्रैक्टिस सेट को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने, मनुष्य की आंख में प्रकाश किस भाग पर फोकस होता है? ऑप्शन ए है कॉर्निया भाग पर है, ऑप्शन बी है रेटिना भाग पर है, ऑप्शन सी है लेंस भाग पर है और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि मनुष्य की आंख में प्रकाश रेटिना भाग पर फोकस होता है। तो पहले प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत का पहला शुद्ध आयकर कानून कब लागू हुआ था? ऑप्शन ए 1860 में, ऑप्शन बी है 1881 में, ऑप्शन सी है 1911 में और ऑप्शन डी है 1947 में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि भारत का पहला शुद्ध आयकर कानून लागू हुआ था वर्ष 1860 में। तो दूसरे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, भारतीय संसद का सबसे बड़ा एवं महत्वपूर्ण सदन कौन सा है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि भारतीय संसद का सबसे बड़ा एवं महत्वपूर्ण सदन है कौन सा है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि भारतीय संसद का सबसे बड़ा एवं महत्वपूर्ण सदन है लोकसभा। तो तीसरे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए यहीं से क्वेश्चन और बनता है और काफी बार एग्जाम के अंदर पूछा भी जाता है कि लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो मेरे भाई याद रखना, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 5 वर्षों के लिए, ठीक है। इसी के साथ में देखिए यहीं से क्वेश्चन और बनता है और ये क्वेश्चन भी बार बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो मेरे भाई याद रखना, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्षों का, ठीक है। और तीसरे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए यदि ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और इस क्लास के अंदर हम उन्हीं क्वेश्चनों को कवर करेंगे जो क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। और इसी के साथ में देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है, यदि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए
जीके, जीएस, मैथमेटिक्स, साइंस, रीजनिंग और करंट अफेयर्स के 21,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट तैयार किया है। यदि आप ये 21,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट लेना चाहते हैं तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकते हैं। और मेरे भाई इस पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 51 रुपए, यानी कि 51 रुपए की फीस के अंदर आपको 21,000 प्लस क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और मेरे भाई ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। और मैं आप सभी को ये गारंटी देता हूं, यदि आप रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 से पहले यदि आप इन 21,000 क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कर लेते हो तो आप पहली बार के अंदर ग्रुप डी एग्जाम को क्रैक कर जाओगे। तो मेरे भाई जल्दी से जाइए और इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस पीडीएफ सेट को ले लीजिए और एग्जाम से पहले अपनी तैयारी को मजबूत बना लीजिए। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्न में से कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि कावेरी जल विवाद तमिलनाडु और कर्नाटक इन दोनों राज्यों के बीच में है। तो चौथे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने, कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है? ऑप्शन ए है गंगा नदी, ऑप्शन बी है कोसी नदी, ऑप्शन सी है दामोदर नदी और ऑप्शन डी है ब्रह्मपुत्र नदी। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि जो दामोदर नदी है ये बंगाल का शोक कहलाती है। या फिर देखिए इसी प्रश्न को एग्जाम के अंदर घुमाकर ऐसे भी पूछा जाता है कि किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? तो आपका आंसर होगा कि दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। तो पांचवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने, रमन प्रभाव की खोज किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए वर्ष 1925 में, ऑप्शन बी है वर्ष 1928 में, ऑप्शन सी है वर्ष 1931 में और ऑप्शन डी है वर्ष 1934 में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि रमन प्रभाव की खोज हुई थी वर्ष 1928 में। तो छठे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए यहीं से क्वेश्चन और बनता है और काफी बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि रमन प्रभाव की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो मेरे भाई याद रखना, रमन प्रभाव की खोज की थी वैज्ञानिक सीवी रमन ने। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्न में से भारत में सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि भारत में सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि भारत में सबसे लंबी रेल सुरंग है पीर पंजाल सुरंग। तो सातवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्न में से सतलुज नदी किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन ए है गंगा नदी की, ऑप्शन बी है ब्रह्मपुत्र नदी की,
ऑप्शन सी है सिंधु नदी की और ऑप्शन डी है यमुना नदी की। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि जो ये सतलुज नदी है ये सिंधु नदी की सहायक नदी है। तो 8वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न है आप सभी के सामने, अम्ल और क्षार को मिलाने पर कौन सा पदार्थ बनता है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि अम्ल और क्षार को मिलाने पर लवण और जल बनता है। तो 9वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो 10वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए यदि ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए, और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और आपके जितने भी दोस्त हैं आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 2024-25 की तैयारी कर रहे हैं तो उनके पास भी इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्न में से ग्रीन हाउस इफेक्ट किसके कारण होता है? या फिर देखिए इसी प्रश्न को एग्जाम के अंदर ऐसे भी बोल दिया जाता है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट किस गैस के कारण होता है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि ग्रीन हाउस इफेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण होता है। तो 11वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है आप सभी के सामने, मूल कर्तव्यों को संविधान में कब जोड़ा गया था? ऑप्शन ए है 1976 में, ऑप्शन बी है 1978 में, ऑप्शन सी है 1982 में और ऑप्शन डी है 1985 में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था वर्ष 1976 में। तो 12वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है आप सभी के सामने, गिर राष्ट्रीय उद्यान किस जीव के लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि गिर राष्ट्रीय उद्यान एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। तो 13वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई देखिए याद रखना काफी बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो जो गिर राष्ट्रीय उद्यान है ये गुजरात राज्य में स्थित है, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है आप सभी के सामने, साहित्य अकादमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑप्शन ए है विज्ञान के क्षेत्र में, ऑप्शन बी है साहित्य के क्षेत्र में, ऑप्शन सी है खेल के क्षेत्र में और ऑप्शन डी है अभिनय के क्षेत्र में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में। तो 14वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है आप सभी के सामने,
DRDO, या फिर हम बोल सकते हैं कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि DRDO, या फिर हम बोल सकते हैं कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन का मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। तो 15वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न है आप सभी के सामने, किस वायसराय ने डिवाइड एंड रूल की नीति अपनाई थी। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि लॉर्ड कर्जन ने डिवाइड एंड रूल की नीति अपनाई थी। तो 16वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, चाहे तो आप इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इस प्रश्न को आप अपनी नोटबुक के अंदर नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न है आप सभी के सामने, हीमोग्लोबिन शरीर में किस तत्व के कारण लाल होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि हीमोग्लोबिन शरीर में किस तत्व के कारण लाल होता है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि हीमोग्लोबिन शरीर में लोहा तत्व के कारण लाल होता है। तो 17वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्न में से भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक माने जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक माने जाते हैं रामानुज। तो 18वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्न में से विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। ऑप्शन ए है स्कर्वी, ऑप्शन बी है रिकेट्स, ऑप्शन सी है बेरी और ऑप्शन डी है एनीमिया। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है स्कर्वी। तो 19वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न है आप सभी के सामने, कौन सा पठार भारत का हृदय कहलाता है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि जो छोटा नागपुर पठार है वो भारत का हृदय कहलाता है। तो 20वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और अभी तक आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 21वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्न में से सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है। ऑप्शन ए है ग्रेफाइट, ऑप्शन बी है टंगस्टन, ऑप्शन सी है हीरा और ऑप्शन डी है लोहा। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है हीरा। तो 21वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 22वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित था। ऑप्शन ए है पंजाब राज्य से, ऑप्शन बी है असम राज्य से, ऑप्शन सी है जम्मू और कश्मीर राज्य से
और ऑप्शन डी है अरुणाचल प्रदेश राज्य से। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 जम्मू और कश्मीर राज्य से संबंधित था। तो 22वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 23वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से सबसे अधिक ऊर्जा किस भोजन से प्राप्त होती है? ऑप्शन ए है कार्बोहाइड्रेट से, ऑप्शन बी है प्रोटीन से, ऑप्शन सी है वसा से और ऑप्शन डी है खनिज से। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि सबसे अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है वसा से। तो 23वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 24वां प्रश्न है आप सभी के सामने, चुंबकत्व किस धातु में सबसे अधिक होता है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि लोहा धातु में सबसे अधिक चुंबकत्व होता है। तो 24वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए यदि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर टॉपिक वाइज लगभग 21,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट तैयार किया है। यदि आप ये 21,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट लेना चाहते हैं तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 7374826893। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। और मेरे भाई इस पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 51 रुपये, यानी कि 51 रुपये की फीस के अंदर आपको 21,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और मेरे भाई मैं आप सभी को एक गारंटी देता हूँ, यदि आप रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 से पहले यदि आप इन 21,000 क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कर लेते हो तो आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम को क्रैक कर जाओगे। तो मेरे भाई जल्दी से जाइए और बिना देरी के इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस पीडीएफ सेट को ले लीजिए और एग्जाम से पहले अपनी तैयारी को मजबूत बना लीजिए। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 25वां प्रश्न है आप सभी के सामने, कंप्यूटर में कंट्रोल प्लस एस किसके लिए उपयोग होता है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि कंप्यूटर में कंट्रोल प्लस एस उपयोग होता है किसके लिए? सेव करने के लिए। तो 25वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो मेरे भाई आज की इस क्लास के अंदर इतना ही। और आज की इस क्लास के अंदर हमने मोस्ट इंपोर्टेंट 25 क्वेश्चन करवाए हैं। तो इन 25 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है। और जिन भी अभ्यर्थियों के इन 25 में से लगभग 23 प्लस क्वेश्चन सही हुए हैं तो समझना उनकी तैयारी बेहतर है। और मेरे भाई यदि ये क्लास आपको पसंद आई है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए। और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। ठीक है, तो फिर मिलते हैं ऐसे बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ सुबह 7 बजे।